guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, kindly subscribe it. आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ टिप्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व मैच द हेडिंग टाइप क्वेश्चन। ये आपके रीडिंग के क्वेश्चन टाइप है, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो चाहे आप जनरल स्टूडेंट हो, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो क्यों ना आप ऐसे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आपके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए और आप इस पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लो। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देने के लिए। मैं जब भी कोई हेडिंग सॉल्व करती हूँ तो मैं 4 स्टेप टेक्निक यूज़ करती हूँ। ये टेक्निक बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हम क्वेश्चन टाइप कौन सी कवर करें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जिन्होंने अभी आइल्स की प्रेपरेशन स्टार्ट ही की होगी। गाइस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है। द रीडिंग पैसेज है 7 पैराग्राफ्स और इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी होती है, ठीक है। और नॉर्मली जब आपने कभी भी रीडिंग करोगे या आपने करी होगी रीडिंग, तो आप ये चीज़ देखोगे कि कैम्ब्रिज हेडिंग्स पहले वो शो करता है और बाद में आपकी रीडिंग का पैराग्राफ्स जो है वो शो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो फॉलो करनी है, जो हमारा 4 स्टेप टेक्निक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आप पैराग्राफ को रीड करो। आप जो भी पैराग्राफ की हेडिंग फाइंड आउट करने लगे हो, सपोज आप ए पैराग्राफ को सॉल्व करने लगे हो, तो आप ए पैराग्राफ को सीधा रीड करो और ट्राई करो उसको समझने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं और वहाँ से आइडिया निकाल लेते हैं। गाइस, ऐसे सिर्फ आपके बहुत कम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं करेक्ट होंगे। ये वाली जो टेक्निक है ये सारी हेडिंग्स में नहीं अप्लाई होती। तो प्लीज़, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो अपनी थोड़ी सी टेक्निक्स को इम्प्रूव करो। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ को रीड करना है और ट्राई करना है कि उसका मेन आइडिया क्या बन रहा है। जब भी आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो तो आप ट्राई करो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि रादर देन कि सिर्फ आप वर्ड्स ही मैच करो। और आपने कभी भी हेडिंग्स पहले नहीं रीड करनी है। कैम्ब्रिज ने आपको हेडिंग्स दी होती है, ये ट्रैप होता है कि आप हेडिंग्स रीड करो और कुछ वर्ड्स मैच करो और अपना गलत आंसर लगाओ। तो हमने ये ट्रैप से बचना है। पहला ट्रैप ये है कि आपने कभी भी हेडिंग्स पहले नहीं रीड करनी, आपने पैराग्राफ रीड करना है, आइडिया निकालना है, फिर उसके बाद आपने हेडिंग्स को रीड करना है, विच इज़ आवर स्टेप 2। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, हेडिंग्स को हमने क्लोजली रीड करना है और मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। और जब अंडरस्टैंड कर रहे हो मीनिंग, तो उस टाइम पे आप एलिमिनेट करोगे जो भी हमारी ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप वो हेडिंग नहीं पिक करोगे जिसमें सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन या बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, सिर्फ आप वर्ड्स को मैच करते हुए आप अपनी हेडिंग नहीं पिक करोगे, आप ऐसी वाली जो हेडिंग है उसको भी आप रॉन्ग करोगे, ठीक है, वो भी एलिमिनेट होएगी। अब स्टेप 3 क्या है कि आपने हर बार अपने आंसर को वेरीफाई करना है। ये नहीं करना कि मैंने पैराग्राफ ए को 3rd हेडिंग दे दी तो मैं उसको नहीं देखूं, नहीं। आप तब तक कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करोगे जब तक आप अपने सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट नहीं कर लेते हो, ठीक है। और स्टेप 4 क्या है आपका, ये सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं 1 to 3 हर एक पैराग्राफ के लिए और डबल चेक करने हैं सारे आंसर्स एट द एंड। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हो। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग में। स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट्स से पैराग्राफ सी की हेडिंग ही नहीं मिल रही, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। रीडिंग इज़ टोटली बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो आप प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ। अगर इनकेस आपको किसी की हेडिंग नहीं मिल रही है तो आप उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो और दूसरे पैराग्राफ्स रीड करने स्टार्ट करो। क्या पता आपको दूसरी हेडिंग बाद में बड़ी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मत स्पेंड किया करो एक ही क्वेश्चन पे। अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू कंप्लीट एट द एंड, ठीक है, या ट्राई टू कंप्लीट लेटर ऑन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब आप रियल एग्जाम दोगे तो आप हेडिंग्स को कैसे सॉल्व करोगे। अब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे पैराग्राफ ए है और राइट हैंड साइड पे आपके सामने हेडिंग्स है। तो
पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि आपने सीधा पैराग्राफ रीड करना है। अब देखो पैराग्राफ ए की हेडिंग हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम पैराग्राफ ए को रीड करते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द डेज ऑफ फायर एरोज, bamboo poles filled with gunpowder first used in China around 500 BC and during the Sung dynasty to repel Mongol invaders at the Battle of Kamping in AD 1232। तो क्या उसने बात की है कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो डिवेल्प हो रही है कंसिडरेबली। कब से हो रही है? द डेज ऑफ फायर एरोज, जो कि पहली बार चाइना में यूज़ किए गए और उसके बाद संग डायनेस्टी में भी यूज़ हुए टू रिपेल मंगोल इन्वेडर्स एट द बैटल ऑफ दिस। उसके बाद उसने आगे बात क्या कर दी? These ancient rockets stand in stark contrast to the present day Chinese rocket launch vehicles। तो कहते हैं ये वाले जो एंशियंट रॉकेट्स थे, स्टैंड इन स्टार्क का मतलब है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कंपेयर किया प्रेजेंट डे के साथ चाइनीज रॉकेट लॉन्च व्हीकल, जिसको लॉन्ग मार्च बोलते हैं। इंटेंडेड टू प्लेस अ चाइनीज एस्ट्रोनॉट इन स्पेस बाय 2005। अब ये कुछ फ्यूचर के बारे में शुरू हो गया। परहैप्स टू अचीव अ चाइनीज मून लैंडिंग बाय द एंड ऑफ द डेकेड। तो अब देखो इसने पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को कवर किया। तो मेरा आइडिया बन गया कि ये कुछ रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, जिसमें इसने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात की है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी हेडिंग्स को रीड करेंगे कि हमारी हेडिंग्स क्या बोलती हैं। अब सबसे पहली हेडिंग क्या बोल रही है? वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड असेंशियल असिस्टेंस। क्या आपने ऐसा कुछ रीड किया कि वेस्टर्न कंट्रीज कोई असेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है? कुछ ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी, जो कि पास में यूज़ हुई डिफरेंट पीपल की तरफ से। और उसके बाद उसने ये बोला है कि ये कंपेयर कर दिया कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट। फिर उसके बाद फ्यूचर के बारे में बात हुई। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में तो बात ही नहीं हुई। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट फॉर एन असेंशियल स्पेस टेक्नोलॉजी। तो क्या उसने कुछ ऐसी बात की कि डेवलपमेंट कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है? ऐसी बात नहीं हुई थी। थर्ड है इनोवेटिव एप्लीकेशन कंपेल्ड बाय कंपटीशन। तो कोई ऐसा कुछ कंपटीशन, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में तो बात नहीं हुई। एंड एंशियंट इन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर। क्या ऐसी बात हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। एंशियंट इन्वेंशन रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है और जिसको वो फ्यूचर के साथ रिलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमने आइडिया भी ऐसा ही कुछ बनाया था। ओके, तो अभी भी हम यहाँ पे श्योरिटी नहीं करेंगे कि यही आंसर हो सकता है। हम इसको साइड पे रख लेते हैं कि फोर्थ हमारा आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे, मिलिट्री पर्पस ऑफ सैटेलाइट। क्या यहाँ पे मिलिट्री पर्पस के बारे में बात हुई? नहीं बात हुई। अब देखो कुछ स्टूडेंट सिक्स्थ भी लगाएंगे, रॉकेट्स फॉर एप्लीकेशन इन एंशियंट चाइना। हाँ, उसने ऐसे कुछ बात की है कि रॉकेट्स जो है वो यूज़ हुए इन एंशियंट चाइना। तो मगर ये क्या हुआ? ये हाफ इंफॉर्मेशन हुई। तो स्टूडेंट्स इसको लगा देंगे कि रॉकेट्स भी है, चाइना भी है। ये क्या हुआ? जब स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसको मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। तो सिक्स्थ इसको एलिमिनेट करोगे आप। नेक्स्ट इज स्पेस डेवलपमेंट इन एशिया इन द पास्ट। क्या कोई स्पेस डेवलपमेंट कोई एशिया के बारे में अभी तक बात हुई? नहीं बात हुई। नॉन टेक्नोलॉजी फैक्टर्स काउंट। कोई नॉन टेक्नोलॉजी के जो फैक्टर्स उसको काउंट किया? नहीं। कंपिटिटिव एज गेन्ड बाय मोर इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट। अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो सारे एलिमिनेट करते हुए हम आंसर पे पहुंचे कि हमारा आंसर फोर्थ बनेगा, दैट इज एन एंशियंट इन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। फोर्थ आंसर आ गया। आई होप आपने भी यही सोचा हो। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ नंबर बी। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग 4 स्टेप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो को देखना कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली हो और आप आंसर पे भी आ गए हो। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आंसर आया। ओके, in the last decade there has been a dramatic growth in space activities in Asia, both in the utilization of space-based services and the production of satellites and launches। कहते लास्ट डेकेड से जो है एक ड्रामेटिक ग्रोथ आ रहा है स्पेस एक्टिविटीज में एशिया में। कौन सी एक्टिविटीज? यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज और जो प्रोडक्शन हुई है सैटेलाइट की और लॉन्चर्स की। और ये रैपिड एक्सपेंशन ने
क्या किया, कमेंटेटर्स और एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि एशिया जो है एक वर्ल्ड स्पेस पावर बनेगी। स्पेस एज में एक ड्रामेटिक इफेक्ट है वर्ल्ड वाइड पे डाला, विद डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई स्पेस टेक्नोलॉजी जिसने इन्फ्लुएंस किया टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, अर्थ रिसोर्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मिटिगेशन। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी एप्लीकेशंस बता दी। एशियन नेशंस हैव बीन पर्टिकुलरली ईगर टू एम्ब्रेस दीज डेवलपमेंट्स। तो जो एशियन नेशंस है वो पर्टिकुलरली ईगर है ये डेवलपमेंट्स को एम्ब्रेस करने के लिए। तो हमारा आइडिया हुआ ये स्पेस एक्टिविटीज़ एशिया के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, उसके इफेक्ट्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 था कि हमने हेडिंग्स को क्लोजली रीड करना है और एलिमिनेट करते हुए जाना है। तो पहला रीड कर लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड एसेंशियल असिस्टेंस। क्या यहाँ पे कोई वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात हुई जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है? नहीं, बस यहाँ पे बात हो रही है स्पेस एक्टिविटीज़ एशिया के बारे में और उसकी थोड़े से अफेक्ट के बारे में। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट फॉर एन असेंशियल स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये कोई अलग अलग चीज़ों के बारे में बात नहीं हुई कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसा कोई बात नहीं हुई। इनोवेटिव एप्लीकेशन कंपेल्ड बाय कंपटीशन। तो क्या ऐसी कोई बात हुई कि इनोवेटिव एप्लीकेशन जो है कंपटीशन से, कोई कंपटीशन के कारण इनोवेटिव एप्लीकेशन हुई। एंशियंट इन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर, ऐसा कोई फ्यूचर के साथ वो रिलेट नहीं कर रहा। मिलिट्री पर्पस ऑफ सैटेलाइट। अब देखो उसने सैटेलाइट के बारे में बात की है मगर उसने कोई मिलिट्री पर्पस के बारे में नहीं बात की। देखो उसने डिफरेंट सेक्टर्स कवर किए हैं, इन्फ्लुएंसिंग टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, अर्थ रिसोर्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मिटिगेशन, मगर यहाँ पे मिलिट्री पर्पस के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट, रॉकेट्स फॉर एप्लीकेशन इन एंशिएंट चाइना, ऐसी कोई बात नहीं हुई। स्पेस डेवलपमेंट इन एशिया इन द पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट के बारे में ही सारी बात हो रही थी और स्पेस डेवलपमेंट हुई एशिया के बारे में ही बात हो रही थी। तो हमारा आंसर हुआ 7th। मगर फिर भी अभी हम आगे रीड करेंगे। नॉन टेक्नोलॉजी फैक्टर्स काउंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं उसने बोला। कंपिटिटिव एज गेन्ड बाय मोर इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट, कोई ऐसी नहीं है कि इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट मिली ऐसा कुछ। तो हमारा आंसर क्या बना? 7th। ठीक है, आई होप आपने भी यही आंसर सोचा हो। नाउ लेट्स डू next paragraph, that is C. Again pause the video and use the same technique. तो आप मेरे को बताओ ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल, आपके आंसर्स करेक्ट होने शुरू हुए या नहीं होने शुरू हुए? जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आई होप आपने सी पैराग्राफ भी सॉल्व कर लिया हो और आंसर पे भी आ गए हो। नाउ चेक करते हैं आपका आंसर करेक्ट था या नहीं। Okay, new and innovative uses for satellites are constantly being explored with potential revolutionary effects such as in the field of health and telemedicine, distance education, crime prevention, food and agricultural planning and production. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो innovative uses हैं सैटेलाइट के वो किस किस में एक्सप्लोर किए गए? इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, डिस्टेंस एजुकेशन, क्राइम प्रिवेंशन, ये अलग अलग कुछ फील्ड्स बताई हैं। स्पेस इन एशिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है बाय द कम्पिटिटिव कमर्शियल स्पेस सेक्टर से, द इमर्जेंस ऑफ लो कॉस्ट मिनी सैटेलाइट एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल मार्केट। इट इज़ नॉट एविडेंट कैसे एशियन स्पेस डेवलप हुई इन द कमिंग डेकेड इन द फेस ऑफ दीज ट्रेंड्स। कहते हैं ये नहीं एविडेंट कि कैसे एशियन स्पेस डेवलप होगा इन द कमिंग डेकेड इन द फेस ऑफ दीज ट्रेंड्स। इट इज़ हाउएवर इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, फैक्टर्स को असेस करना और फोर्स करना दैट शेप एशियन स्पेस एक्टिविटीज़ को और डेवलपमेंट लाना इन डिटर्मिंग इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द रीजन। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चली कि इनोवेटिव यूजेस है सैटेलाइट के, वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ कम्पिटिटिव चीज़ों के बारे में भी बात हो रही थी। अब हम रीड कर लेते हैं हमारी हेडिंग्स। अब पहला हेडिंग है वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड एसेंशियल असिस्टेंस। तो क्या ऐसी बात हो रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये एसेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है? नहीं। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट फॉर एन असेंशियल स्पेस टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट है वो अनबैलेंस्ड है, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक।
इनोवेटिव एप्लीकेशन कंपेल्ड बाय कंपटीशन, तो ऐसी बात तो हो रही थी, स्टार्टिंग में ही उसने इनोवेटिव एप्लीकेशन और उसके बाद कंपटीशन के बारे में बात की, तो हमारा ये थर्ड आंसर हो सकता है। एंशियंट इन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। मिलिट्री पर्पस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के पर्पस और बीच में बताया मगर मिलिट्री पर्पस नहीं इसने बीच में कवर किया। नेक्स्ट इज रॉकेट्स फॉर एप्लीकेशन इन एंशियंट चाइना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसने बात की चाइना के बारे में यहाँ पे। स्पेस डेवलपमेंट इन एशिया इन द पास्ट, नहीं उस वो तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। नॉन टेक्नोलॉजी फैक्टर्स काउंट, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कंपिटिटिव एज गेन्ड बाय मोर इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट, कोई ऐसे इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट के बारे में कुछ उसने नहीं बात की। तो आंसर क्या बचा हमारा थर्ड, इनोवेटिव एप्लीकेशन कंपेल्ड बाय कंपटीशन। सो आई होप आपको टेक्निक अच्छी लगी हो और आपके आंसर्स भी करेक्ट होने शुरू हो गए हो। तो आपका होमवर्क है ये जो ई और एफ पैराग्राफ बचा है, तो आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए और कमेंट करो मेरे को आपके आंसर्स। आई विल लेट यू नो the correct answers. So I hope this video is very helpful for you, and if you have any problem in any module, just let me know in a comment section. And if you are interested to take personal classes from me to learn different techniques to solve different type of questions and how to write 7-band essay and even more than that, for that you can contact me on my WhatsApp number which is available on the screen, and even you can contact me with the help of Instagram page also. So that's it for today. Thank you. Stay tuned.